सो इन द प्रीवियस चैप्टर हमने ये पढ़ा कि हमारी जो अर्थ है, हाउ द अर्थ गॉट ओरिजिनेटेड, हाउ द अर्थ गॉट इवॉल्व्ड, और उसमें किस किस तरीके से यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, व्हाट आर द थ्योरीज बिहाइंड इट, द बिग बैंग थ्योरी एंड ऑल, और किस तरीके से हमारा प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ, स्टार का फॉर्मेशन हुआ, एंड व्हाट आर द आवर प्लैनेट्स, द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, द जोवियन प्लैनेट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। आगे बढ़ते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जानते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अर्थक्वेक्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और बेसिकली अर्थक्वेक को हम थोड़ा सा ज्यादा इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट line which is written here is the interior of the earth can be understood only by indirect evidences as neither anyone has nor anyone can reach the interior of the earth। तो इसमें ये लिखा गया है कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में हम केवल कुछ इनडायरेक्ट एविडेंसेस से ही समझ सकते हैं, क्योंकि ना तो कोई अभी तक अर्थ के इंटीरियर में जा पाया है और ना ही वहां तक पहुंचवाना पॉसिबल है। तो इसलिए इनडायरेक्ट एविडेंसेस की मदद से ही हम समझ सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। ओके, द कन्फिगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज लार्जली अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेसेस ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो जो सरफेस की कन्फिगरेशन है वो किसकी वजह से है? दैट इज द प्रोसेसेस जो अर्थ के इंटीरियर में हो रही हैं। अब दो टाइप की प्रोसेसेस यहां पर बताई गई हैं, एक्सोजेनिक एज वेल एज एंडोजेनिक प्रोसेसेस। तो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस वो होती हैं, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस की अगर मैं बात करूं तो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस होती हैं, दे आर दी एक्सटर्नल प्रोसेसेस होती हैं। और एंडोजेनिक प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूं, एंडोजेनिक प्रोसेसेस तो वो होती हैं जो इंटरनल प्रोसेसेस होती हैं। ओके, जो इंटरनल प्रोसेस होती हैं दे आर एंडोजेनिक प्रोसेसेस, जो एक्सटर्नल प्रोसेसेस होती हैं दे आर एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। तो ये जो एक्सोजेनिक एज वेल एज एंडोजेनिक प्रोसेसेस हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली शेपिंग द लैंडस्केप। तो कॉन्स्टेंटली ये प्रोसेसेस हो रही हैं और इससे लैंडस्केप को कॉन्स्टेंटली शेप मिल रहा है। अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजियोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ अ रीजन रिमेन्स इनकम्प्लीट इफ द इफेक्ट्स ऑफ एंडोजेनिक प्रोसेसेस आर इग्नोर्ड। तो किसी भी रीजन के फिजियोग्राफी को समझने के लिए जब तक हम उसमें हो रही जो एंडोजेनिक प्रोसेसेस हैं इंटीरियर में, उसका इफेक्ट अगर नहीं पड़ते तो वो हम उस रीजन की फिजियोग्राफी को अच्छे से नहीं समझ सकते। इसलिए एंडोजेनिक जो फोर्सेस हैं या जो एंडोजेनिक प्रोसेसेस हैं उनको समझना, यानी कि जो प्रोसेसेस अर्थ के इंटीरियर में हो रही हैं उनको समझना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, नेक्स्ट, ह्यूमन लाइफ इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफी ऑफ अ रीजन। जो ह्यूमन लाइफ है वो किसी भी फिजियोग्राफी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है किसी भी रीजन के, क्योंकि फिजियोग्राफी आपकी जैसी होगी, फिजियोग्राफी का मतलब है, इसको आप ऐसे समझिए कि कहीं पे हिल्स हैं, तो जो लोग हिल्स में रहते हैं उनका रहन सहन, उनके जो ड्रेसिंग स्टाइल होगा, उनका जो फूड हैबिट्स होगी, वो सारा कुछ डिफरेंट होगा। और उसी के कंपैरिजन में अगर कोई बंदा, कोई पर्सन जो है, कोई ह्यूमन है जो आपका प्लेन्स में रहता है, उसकी अलग होंगी, कोई अगर सी शोर में रहता है तो उसकी अलग होंगी, कोई कोस्टल एरियाज में रहता है तो उसकी अलग होंगी। तो इसलिए जो फिजियोग्राफी ऑफ अ रीजन है दैट लार्जली इफेक्ट्स और इन्फ्लुएंस द human life. So therefore it is necessary that one gets acquainted with the forces that influences the landscape development. और landscape development को कौन से forces affect करते हैं? They are the endogenic forces. Okay, तो अब हमें ये समझना है कि टू अंडरस्टैंड व्हाई द अर्थ शेक्स और हाउ द सुनामी वेव इज जनरेटेड, कि अर्थ में शेक क्यों होता है। शेक का मतलब है जैसे कि अर्थक्वेक, और सुनामी वेव्स क्यों आती हैं। तो इसी के लिए हमें सर्टेन डिटेल्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा कि अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। हमने पढ़ा कि जो ज्यादा डेंसर मटेरियल है वो अर्थ के सेंटर की तरफ है, जो कम डेंसर मटेरियल्स हैं वो ऊपर की तरफ है, सरफेस की तरफ है। तो ये चीजें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ ली हैं। अब इसलिए इंटरेस्टिंग टू नो दैट साइंटिस्ट हैव गैदर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट दीज लेयर्स एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ दीज लेयर्स। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि साइंटिस्ट को ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिली, कि डेंसर मटेरियल्स जो है वो नीचे की सरफेस पर है या नीचे की लेयर्स में है, और जो लाइटर मटेरियल्स है, जो लो डेंसर मटेरियल है, वो ऊपर की लेयर में है। तो ये सारी चीजें पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की। हमें इंटीरियर के बारे में जो सोर्सेज हैं वो क्या है, कि कहां से हमें इंफॉर्मेशन मिली। तो यहां पर देखिए साफ लिखा गया है कि द अर्थ रेडियस जो है वो 6370 किलोमीटर का है। तो नो वन कैन रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सेंटर ऑफ द अर्थ में पहुंच के
वहां से कुछ ऑब्जर्वेशंस करना या वहां से कुछ सैंपल्स कलेक्ट करना ये पॉसिबल नहीं है। तो इन सच कंडीशंस में यू ऑल विल वंडर कि हाउ द साइंटिस्ट टेल अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर एंड द टाइप्स ऑफ मटेरियल दैट एग्जिस्ट एट सच डेप्थ्स। तो इसीलिए हमारी जो नॉलेज है अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज लार्जली बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स एंड इन्फरेंसेस। तो सारी की सारी जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है अबाउट द इंटीरियर, वो एस्टिमेट्स और इन्फरेंसेस पर आधारित है। अब हम कुछ डायरेक्ट सोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो हमारे कुछ डायरेक्ट सोर्सेज हैं जो मोस्ट इजीली अवेलेबल है, वो है सॉलिड अर्थ मटेरियल इज सरफेस रॉक। ओके, और जो रॉक्स हमें मिलते हैं माइनिंग एरियाज से। अब यहाँ पर कुछ माइंस के नाम लिए गए हैं, जैसे कि गोल्ड माइंस हैं साउथ अफ्रीका में, वो 3 से 4 किलोमीटर डीप है और इससे नीचे जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा हॉट होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इनके अलावा साइंटिस्ट ने कुछ और प्रोजेक्ट्स भी लिए हुए हैं जिनमें हम थोड़ा और डीप में जाके एक्सप्लोरेशंस करते हैं। तो यहाँ पर जो मेजर प्रोजेक्ट्स की बात कही गई है, जो नाम दिए गए हैं, दे आर डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। यहाँ पर जो डीपेस्ट ड्रिल किया गया है कोला में एट अ प्लेस इन आर्कटिक ओशियन, वहां पर हम 12 किलोमीटर की डेप्थ तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या है कि हम अर्थ के डीप में जाते हैं, वहां से रॉक्स वगैरह कलेक्ट करते हैं और जो सरफेस रॉक्स होते हैं उनकी मदद से हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं अबाउट दी अर्थ्स इंटीरियर। इसके बाद जो वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस भी एक अनदर सोर्स है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए या ऑब्टेन करने के लिए। जब हमारा मोल्टन मटेरियल यानी कि जो मैग्मा होता है वो वॉल्केनो के से ऊपर आता है, थ्रोन ऑन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उसको हम लेबोरेटरी में एनालाइज कर सकते हैं और उससे हम पता लगा सकते हैं कुछ इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि इट इज डिफिकल्ट टू एसर्टेन द डेप्थ ऑफ द सोर्स ऑफ सच मैग्मा, कि हमारे पास मैग्मा आता है, हम उसको लेबोरेटरी में उसके मटेरियल को एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन ये सर्टेन कर पाना, ये सुनिश्चित कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि फ्रॉम विच डेप्थ दैट मटेरियल वी हैव गॉट। नेक्स्ट इज अबाउट द इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो एनालिसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इनडायरेक्टली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। तो जो हमें मैटर वहां से मिलता है उसका अगर हम एनालाइज करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज का, तो हमें इंटीरियर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। हमें माइनिंग एक्टिविटी से ये पता है कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सरफेस से जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते जाएं, इनटू द अर्थ जाते जाएं, वो बढ़ता जाता है। ओके, और डेंसिटी ऑफ द मटेरियल भी जो है वो डेप्थ के साथ बढ़ती जाती है। तो इससे हमें क्या है कि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लगा सकते हैं अंदर को। अगर हम किसी कोई हमारे पास अगर कोई मटेरियल है, अगर हम उसका एनालिसिस हम कर रहे हैं, तो हमें यह पता लग सकता है कि वो कितने डेप्थ का मटेरियल है या फिर वो कहां से लिया गया है। नाउ knowing about the total thickness of the earth, scientists have estimated the values of temperature, pressure and density of material at different depths। तो उन्हीं का हम पता लगा के ये चीजें पता कर सकते हैं। ओके, अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो है मीटियोर्स that at times reach the earth surface। लेकिन अब यहाँ पर आप थोड़ा सा एक डाउट कर सकते हैं कि मीटियोर्स के बारे में या मीटियोर्स के एनालिसिस करके हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में कैसे जान सकते हैं, क्योंकि मीटियोर्स जो है वो अर्थ के इंटीरियर से तो आए नहीं है, बट जो मीटियोर्स है उनका जो मटेरियल होता है और जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ होता है। ओके, सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ होता है और वो सॉलिड बॉडीज होते हैं डेवलप्ड आउट ऑफ द मटेरियल विच आर सेम एज और सिमिलर टू अवर प्लैनेट अर्थ। तो इसलिए हम उनके से जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसको भी हम थोड़ा बहुत अपने अर्थ के इंटीरियर के साथ हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। दो वो डायरेक्टली हमारे अर्थ के इंटीरियर से नहीं आए हैं, पर वो कुछ ऐसे सेम या सिमिलर मटेरियल से बने हुए हैं जो अर्थ के इंटीरियर से काफी मिलते जुलते होते हैं। अनदर इनडायरेक्ट सोर्सेज जो हैं वो इंक्लूड करते हैं ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड एंड सिस्मिक एक्टिविटी। अब जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो सारे के सारे एल्टीट्यूड पे सेम नहीं होता, पोल्स के पास ज्यादा होता है और इक्वेटर पे कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो जी होता है दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो आपका सेंटर ऑफ द अर्थ से किसी भी लैटिट्यूड की जितनी पोजीशन होती है, जितनी डेप्थ होती है, वो उस पर से इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको पता है कि जो अर्थ है दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, द शेप ऑफ द अर्थ इज अ जियोइड शेप। ये आपको पता होगा, बेसिक ज्योग्राफी है। जियोइड शेप होता है अर्थ का, और जो अर्थ होती है वो हमारी कुछ इस तरीके से है कि इट्स लाइक एन ऑरेंज काइंड ऑफ अ शेप। ओके, ऑरेंज काइंड ऑफ अ शेप है। हमारा इक्वेटर पे थोड़ा सा बल्ज है, इक्वेटर पे बाहर की तरफ को निकली हुई है और पोल्स पर थोड़ा सा दबी हुई है। तो इसलिए हमारा जो पोल्स पर अगर हम बात करते हैं तो सेंटर से डिस्टेंस जो है वो कम है, सेंटर पे डिस्टेंस कम है, तो इसलिए वहां पर जो जी की वैल्यू है वो ज्यादा होती है और पोल्स पे जो वैल्यू होती है वो कम होती है। ओके, यहां पर लिखा गया है, देखिए, इट इज ग्रेटर नियर द पोल्स एंड इक्वेटर पे जो वैल्यू होती है वो
कम होती है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन एट द पोल्स। नेक्स्ट है हमारा जो ग्रेविटी वैल्यूज ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ द मटेरियल, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ की सरफेस पर या अर्थ के इंटीरियर में जो मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज वेरी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसकी वजह से भी हमारी जो ग्रेविटी वैल्यूज है वो इफेक्ट करती है। द रीडिंग ऑफ ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी अदर फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो जिस इन रीडिंग्स को दे डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यूज, द रीडिंग ऑफ ग्रेविटी दे डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज और सच अ डिफरेंस इज कॉल्ड एज ग्रेविटी एनोमली, इसको बोला जाता है ग्रेविटी एनोमली। तो ग्रेविटी एनोमली जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द मटेरियल इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तो ये हो गया हमारा कि किस तरीके से जो ग्रेविटेशन फील्ड होता है, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, वो हमें किस तरीके से अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताता है। नाउ अबाउट द मैग्नेटिक सर्वेज, मैग्नेटिक सर्वेज भी हमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताते हैं अबाउट द मैग्नेटिक मटेरियल्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन द क्रस्टल पोर्शन, और इसी तरीके से वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन दिस पार्ट। फिर जो सिस्मिक एक्टिविटी है, सिस्मिक एक्टिविटी इज रिलेटेड टू योर अर्थक्वेक। सिस्मिक एक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम थोड़ा ग्रेटर डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ वी कम टू अर्थक्वेक। द स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द लेयर्ड इंटीरियर, कि हमारा लेयर्ड इंटीरियर किस तरीके का है, जो सिस्मिक वेव्स होती हैं वो उसके बारे में पूरा बताती है। ओके, एन अर्थक्वेक इन सिंपल वर्ड्स इज द शेकिंग ऑफ द अर्थ। इट इज अ नेचुरल इवेंट, यस। It is caused due to the release of energy which generates wave that travel in all the direction। तो ये सारी की सारी जो एनर्जी इससे रिलीज होती है वो वेव्स जनरेट करती है और जो कि सारे के सारे डायरेक्शंस में ट्रेवल करती है। अब हम पढ़ते हैं कि why does the earth shake, कि अर्थ शेक क्यों करती है। द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स अलोंग अ फॉल्ट, जो एनर्जी रिलीज होती है वो अलोंग अ फॉल्ट होती है। फॉल्ट क्या होता है? फॉल्ट इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रस्टल रॉक्स। जो रॉक्स होते हैं क्रस्ट में, उनमें जो शार्प ब्रेक होता है उसको बोला जाता है फॉल्ट। जो रॉक्स अलोंग द फॉल्ट होते हैं दे टेंड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, और जो ओवरलाइंग रॉक्स उसमें होते हैं वो उनको प्रेस करते हैं और फ्रिक्शन लॉक्स देम टुगेदर, तो फ्रिक्शन उनको लॉक करता है। लेकिन हाउएवर देयर टेंडेंसी टू मूव अपार्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ओवरकम्स द फ्रिक्शन, तो कुछ समय के बाद जो उनकी टेंडेंसी होती है एक दूसरे से अलग मूव करने की, अपार्ट मूव करने की, वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर देती है, और एज अ रिजल्ट द ब्लॉक्स गेट डिफॉर्म्ड एंड इवेंचुअली दे स्लाइड पास्ट ओवर वन अनदर एब्रप्टली। वो बहुत ज्यादा एब्रप्टली क्या होते हैं, एक दूसरे को पास करते हैं। तो इससे क्या होता है, दिस कॉजेज द रिलीज ऑफ एनर्जी एंड द एनर्जी वेव्स ट्रेवल्स इन ऑल द डायरेक्शंस। तो एनर्जी वेव्स जो है वो सारे डायरेक्शंस में मूव करती है। नाउ जहां पर ये एनर्जी रिलीज होती है उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज द हाइपोसेंटर। अब एनर्जी जो है वो हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है और सरफेस पे रीच करती है। तो जो सरफेस पे जो पॉइंट होता है विच इज नियरेस्ट टू द फोकस इज नोन एज एपी सेंटर। आपने सुना होगा, कभी भी जब आप न्यूज में सुनते हैं, कभी कहीं अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो आप सुनते हैं कि भूकंप का केंद्र ये था। तो जो भूकंप का केंद्र होता है दैट इज योर एपी सेंटर। इट इज फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव। जो एपी सेंटर होता है वहां पर जो वेव्स होती हैं वो सबसे पहले पहुंचती हैं, और इट इज अ पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस। जो फोकस पॉइंट होता है जहां पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, जहां पर एनर्जी रिलीज होती है, उसको बोला जाता है फोकस। और उसी के जस्ट ऊपर, उसी के जस्ट नियरेस्ट जो पॉइंट सरफेस पर होता है जहां पर अर्थक्वेक वेव सबसे पहले पहुंचती है, दैट इज नोन एज एपी सेंटर। नाउ हम अर्थक्वेक वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक प्लेस इन द लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में सारे के सारे अर्थक्वेक्स ओरिजिनेट होते हैं। तो यहां पर अर्थक्वेक क्या होता है ये अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके, अगले पार्ट में पढ़ेंगे बेसिकली इस चैप्टर के। लेकिन अभी ये जानना काफी है कि लिथोस्फेयर जो होता है इट रेफर्स टू अ पोर्शन ऑफ डेप्थ 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस से 200 किलोमीटर की डेप्थ तक का जो एरिया होता है, जो पोर्शन होता है, उसको बोला जाता है लिथोस्फेयर। ओके, और एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज सिस्मोग्राफ दैट रिकॉर्ड्स द वेव रीचिंग द सरफेस। वो सरफेस की वेव्स, जो वेव्स होती है वो जो सरफेस पे पहुंचती हैं उनको रिकॉर्ड करता है, दैट इज सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का कर्व किस तरीके का होता है ये मैं भी आपको दिखाता हूं। यहां पर आप देखिए कि डिफरेंट टाइप्स की जो वेव्स होती हैं उनका जो कर्व्स होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, और अर्थक्वेक वेव्स जो होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती है, टू टाइप्स, वन इज बॉडी वेव्स एंड अनदर वन इज सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स क्या होती हैं? दे आर जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस। जो फोकस पे एनर्जी रिलीज होती है उसकी वजह से जनरेट होती है, एंड दे मूव इन ऑल द डायरेक्शंस ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। ओके, अर्थ की बॉडी से वो ट्रेवल करती हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा है
बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक्स, वो सरफेस रॉक्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं और दे जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स, और न्यू सेट ऑफ वेव्स को बोला जाता है सरफेस वेव्स। These waves move along the surface। तो बॉडी वेव्स जो होती है वो हमारी पूरी अर्थ की बॉडी से यानी कि इंटीरियर से मूव करती हैं, इसलिए उनको बॉडी वेव्स कहा जाता है। और जो सरफेस वेव्स होती है वो सिर्फ सरफेस के अलॉन्ग मूव करती हैं, इसलिए उनको बोला जाता है सरफेस वेव्स। नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ वेव चेंजेस एज दे ट्रेवल थ्रू मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटीज। जो वेव्स होती हैं वो जब डिफरेंट डेंसिटी के मटेरियल से मूव करती है तो उनकी वेलोसिटी चेंज होती है। जहां पर डेंसिटी मटेरियल की ज्यादा होती है तो वेलोसिटी ऑफ द वेव इज हायर, और देयर डायरेक्शन आल्सो चेंजेस एज दे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट व्हेन कमिंग अक्रॉस मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटीज। तो जब वो डिफरेंट डेंसिटीज के मटेरियल से पास होती हैं तो दे आल्सो चेंज देयर डायरेक्शन बाय थ्रू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब बॉडी वेव्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए जो कर्व दिया गया है, दिस इज अबाउट द पी वेव्स, एस वेव्स और द सरफेस वेव्स। ये जो बॉडी वेव्स हैं ये दो टाइप की होती हैं, दैट इज वन इज नोन एज पी वेव्स एंड एस वेव्स। पी वेव्स जो है वो फास्ट ट्रेवल करती हैं एंड दे आर फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। तो यहां पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ध्यान दीजिएगा। These are also called as primary waves. The P waves are also called as primary waves. P waves जो है they are similar to sound waves. ये gaseous, liquid और solid तीनों तरीके के मटेरियल से पास कर सकती हैं। S waves जो है वो सरफेस में आती हैं थोड़े टाइम लैग के बाद, यानी कि पहले P waves आएंगी सरफेस पे, उसके बाद आएंगी S waves. S waves are also called as secondary waves. S waves को secondary waves भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट S wave ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ही ट्रेवल कर सकती है। ध्यान रखिएगा, P waves आपकी सॉलिड, लिक्विड, गैसियस तीनों मटेरियल से मूव कर सकती है, लेकिन जो S waves हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल्स के थ्रू ही मूव कर सकती है। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है एस वेव्स का। इसी से बेसिकली हमारे स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में साइंटिस्ट को पता लगा है। रिफ्लेक्शन जो है causes the waves to rebound, whereas reflection makes waves move in different direction। रिफ्लेक्शन से क्या होता है कि वेव जो है वो रिबाउंड हो जाती है, और रिफ्रैक्शन से क्या होता है, वेव्स का डायरेक्शन चेंज होता है। द सरफेस वेव्स आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफ। पहले आपकी पी वेव आएगी, फिर आपकी एस वेव आएगी, और लास्ट में आपकी आएगी कौन सी, सरफेस वेव्स। ओके, और ये वेव्स जो है दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव, दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स एंड हेंस कोलैप्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स अकर ड्यू टू सरफेस वेव्स। अब हम पढ़ लेते हैं प्रोपोगेशन के बारे में कि कौन सी वेव किस तरीके से ट्रेवल करती है। डिफरेंट वेव्स ट्रेवल इन डिफरेंट मैनर्स एज दे मूव और प्रोपोगेट, दे कॉज वाइब्रेशन इन द बॉडी ऑफ द रॉक्स थ्रू विच दे पास। जैसे जैसे आपकी जो वेव्स हैं वो आपकी बॉडी ऑफ द रॉक से ट्रेवल करती हैं, पास करती हैं, तो वो उनमें क्या करती हैं, वाइब्रेशंस पैदा करती हैं। पी वेव्स जो है वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स, जैसे कि हमारी साउंड वेव्स होती हैं, लाइक द लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स जो अलोंग द डायरेक्शन हमारी प्रोपोगेट करती हैं, दे आर नोन एज योर पी वेव्स। पी वेव्स उसी तरीके से वाइब्रेट करती हैं। अगर मैं आपको इसको डायग्राम की मदद से समझाऊं तो पी वेव्स जो हैं, आपने पढ़ा होगा कि पी वेव्स इस तरीके से मूव करती हैं, ये कहीं पर पास होती हैं, कहीं पर दूर होती हैं। इस तरीके से ये जो वेव्स हैं, ये जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेक्शन एंड रेयरफैक्शन। ओके, जो साउंड वेव्स की तरह ट्रेवल करती हैं, दे वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। दिस एक्सर्ट द प्रेशर on the material in the direction of propagation. As a result, it creates density differences in the material, leading to stretching and squeezing of the material. और जो other waves होती है वो vibrate करती हैं perpendicular to the direction of propagation. Perpendicular to the direction of propagation. तो direction of vibration of S waves is perpendicular to the wave direction in the vertical plane. ये ध्यान रखिएगा, vertical plane में करती है, horizontal plane में नहीं करती है। इसलिए they create troughs and crest in the material through which they pass, and surface waves are considered to be the most damaging waves. तो S waves के बारे में अगर मैं बात करूं तो S waves बेसिकली इस तरीके से ट्रेवल करेगी। ओके, they will form crest and troughs. तो ये जो अपर पॉइंट्स होते हैं वेव्स के, इनको बोला जाता है क्रेस्ट, और ये जो लोअर पॉइंट्स होते हैं इनको बोला जाता है ट्रफ्स। These are crest and troughs. नाउ हम बात कर लेते हैं शैडो जोन की। क्या होता है शैडो जोन? देखिए, अर्थक्वेक वेव्स जो है गेट रिकॉर्डेड इन सिस्मोग्राफ लोकेटेड एट फार ऑफ लोकेशन। सिस्मोग्राफ हर जगह पे नहीं लगा होता, सिस्मोग्राफ कुछ लोकेशन, सर्टेन स्पेसिफिक लोकेशंस पे लगा होता है, वहां से हम जो अर्थक्वेक वेव्स होती है उनको रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन कुछ एरियाज, कुछ प्लेसेस ऐसी होती हैं जहां पर वेव्स जो है वो रिपोर्ट नहीं होती। ऐसे जोन्स को ही बोला जाता है शैडो जोन। अब शैडो जोन क्या होता है, देखिए यहां पर आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, अभी मैं इसको नेक्स्ट पेज में आपको दिखाऊंगा कि शैडो जोन किस तरीके से दिखता है। इट इज ऑब्जर्व दैट सिस्मोग्राफ्स लोकेटेड एट एनी डिस्टेंस विद इन 105 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर। एपिसेंटर से 105 डिग्री पर
दोनों वेव्स का अराइवल रिकॉर्ड किया जाता है, पी वेव्स का भी और एस वेव्स का भी। लेकिन अगर सिस्मोग्राफ्स जो लोकेटेड है बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर, वो रिकॉर्ड करता है अराइवल ऑफ पी वेव्स बट नॉट एस वेव्स, यानी कि 105 डिग्री तक दोनों रिकॉर्ड होती हैं, 145 के बियॉन्ड सिर्फ पी वेव्स रिकॉर्ड होती हैं, एस वेव्स रिकॉर्ड नहीं होती है। तो जो जोन है बिटवीन 105 एंड 145 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर वाज आइडेंटिफाइड एज द शैडो जोन फॉर बोथ द टाइप्स ऑफ वेव्स। और जो 105 डिग्री के बियॉन्ड का जोन है वहां पर एस वेव्स नहीं आती, वहां पर एस वेव्स बिल्कुल भी नहीं आती, और जो पी वेव्स हैं वो 145 से आगे आती हैं और 105 से नीचे आती हैं, यानी कि 105 से लेकर 145 तक जो जोन है दैट इज द शैडो जोन फॉर बोथ द टाइप्स ऑफ वेव। जो एस वेव्स है उनका शैडो जोन काफी बड़ा होता है पी वेव से, और जो पी वेव्स का शैडो जोन है दैट अपीयर्स एज अ बैंड अराउंड द अर्थ बिटवीन 105 एंड 145 डिग्री अवे फ्रॉम द एपिसेंटर। ओके, तो एस वेव्स का जो शैडो जोन है वो काफी बड़ा होता है, नॉट ओनली लार्जर इन एक्सटेंट बट ऑल्सो अ लिटिल ओवर 40% ऑफ द अर्थ्स सरफेस। अब पहले हम इस शैडो जोन को देख लेते हैं किस तरीके से है। देखिए, पी वेव्स का शैडो जोन ये है। सपोज करिए यहां पर ये जो पोजीशन है यहां पर आपका सिस्मोग्राफ रखा गया है। ओके, तो सिस्मोग्राफ अगर आपका यहां पर रखा गया है तो यहां से जो वेव्स आपकी जनरेट हो रही है वो आपकी 105 तक दोनों वेव्स जाएंगी। आप देखिए इन दोनों डायग्राम्स में आप कंपैरिजन करके देखिए, 105 तक आपकी पी वेव्स भी जाएंगी और एस वेव्स भी जाएंगी। ओके, और 105 से 145 तक आपको पी जोन, पी वेव्स जो है वो नहीं दिखाई देंगी, यानी कि ये है पी वेव का शैडो जोन। और 105 के बियॉन्ड, 145 के बियॉन्ड अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको फिर से पी वेव्स नजर आ रही है। अब यहां पर देखिए इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है इस चीज को समझने का, आपको पता है कि जो एस वेव्स है वो सिर्फ सॉलिड रीजन से पास होती है, जबकि पी वेव्स सॉलिड, गैसियस और लिक्विड तीनों जोन से पास हो सकती है। तो इससे हमें यह पता लगता है कि जो ये कोर का रीजन है ये सॉलिड नहीं है, कोर इज नॉट सॉलिड, कोर जो है वो लिक्विड है। ये हमें इससे बहुत बड़ा इन्फरेंस मिलता है, क्योंकि अगर ये सॉलिड होता तो यहां से एस वेव्स ट्रेवल करनी चाहिए थी, लेकिन एस वेव्स यहां पर ट्रेवल नहीं कर रही हैं, इस जोन में एस वेव्स नहीं है, तो ये जो हमारा कोर है दैट इज बेसिकली अ लिक्विड रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर समझने की। तो 105 के बियॉन्ड जो पूरा जोन है दैट इज द शैडो जोन ऑफ एस वेव्स, और पी वेव्स का जो शैडो जोन है दैट इज ओनली फ्रॉम 105 टू 145 डिग्री। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स में जो मोस्ट कॉमन टाइप का होता है दैट इज द टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, और दीज आर जनरेटेड ड्यू टू द स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग द फॉल्ट प्लेन। जो मैंने आपको बताया कि फॉल्ट प्लेन के अलोंग किस तरीके से रॉक स्लाइड करते हैं, उसकी वजह से जो अर्थक्वेक जनरेट होता है दैट इज नोन एज द टेक्टोनिक अर्थक्वेक विच इज मोस्ट कॉमन। नेक्स्ट इज स्पेशल क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक इज समटाइम्स रिकॉग्नाइज्ड एज वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं जगहों पर होता है जहां पर एक्टिव वॉल्केनिक एरियाज होते हैं। नेक्स्ट इज इन द एरियाज ऑफ इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी, जहां पर माइनिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है वहां पर जो रूफ्स ऑफ द अंडरग्राउंड माइंस होती हैं कभी कभी वो कोलैप्स कर जाती हैं, इसलिए उनको बोला जाता है कोलैप्स अर्थ। और ग्राउंड शेकिंग जो है मे ऑल्सो अकर ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइसेज, सच ट्रेमर्स आर कॉल्ड एज एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स। तो अभी आपको फिलहाल पीछे कुछ न्यूज में याद होगा कि जिस समय नॉर्थ कोरिया कुछ न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था अपने रीजन में, तो जो पास के रीजन थे वहां पर जो कंट्रीज थी उन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि वहां पर कुछ अर्थक्वेक सा फील हुआ है। तो दैट इज दिस काइंड ऑफ अर्थक्वेक था वो, दैट इज द एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स। एंड द लास्ट वन इन दिस वन इज द रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स। कुछ ऐसे अर्थक्वेक्स होते हैं जो लार्ज रिजर्वॉयर के एरियाज में आते हैं, उनको बोला जाता है रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। नाउ अब अर्थक्वेक्स को हम मेजर कैसे करेंगे? अर्थक्वेक्स को जो मेजर किया जाता है उसका दो तरीका है, आइदर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द शॉक। मैग्नीट्यूड स्केल को बोला जाता है रिक्टर स्केल। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है अगर हम उसको मेजर कर रहे हैं तो दैट इज द मैग्नीट्यूड। और जो स्केल होता है, जब रिक्टर स्केल होता है, दैट इज फ्रॉम 0 to 10। इंटेंसिटी स्केल इज नेम्ड आफ्टर मर्सेली हु इज एन इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट। और जो इंटेंसिटी स्केल होता है दैट टेक्स इनटू अकाउंट द विजिबल डैमेज कॉज्ड बाय द इवेंट, कितना डैमेज हो रहा है। और जो इंटेंसिटी स्केल की रेंज होती है दैट इज फ्रॉम 1 to 12। तो दो टाइप के अर्थक्वेक्स के स्केल होते हैं, वन इज रिक्टर स्केल जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी रिलीज्ड को मेजर करता है जिसकी रेंज होती है 0 to 10, और जो इंटेंसिटी स्केल होता है दैट टेक्स इनटू अकाउंट द विजिबल डैमेज कॉज्ड बाय द इवेंट, और उसकी रेंज होती है फ्रॉम 1 to 12। अर्थक्वेक के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? अर्थक्वेक एक नेचुरल हजार्ड है, इसके इमीडिएट
इफेक्ट्स ये होते हैं, ग्राउंड शेकिंग, यस ग्राउंड हिलता है, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट का मतलब है कि जो ग्राउंड है वो आपका ऊपर नीचे हो जाता है आफ्टर दी अर्थक्वेक, लैंड एंड मड स्लाइड्स ये होता है, सॉइल लिक्विफैक्शन होता है, ग्राउंड लर्चिंग, एवलांचेस बेसिकली आपके जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, हिली जो आपके स्नो कवर्ड माउंटेन्स होते हैं वो आपके ब्रेक हो जाते हैं ड्यूरिंग दी अर्थक्वेक, दैट इज एवलांचेस। ये बहुत ज्यादा होता है आपका स्नोई रीजन में, हिमालयन रीजन में खासकर इंडिया के। ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट है, फ्लड्स फ्रॉम डैम्स एंड लेवी फेलियर्स, फायर्स, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड सुनामी। तो ये सारे के सारे कुछ इमीडिएट हजार्डियन इफेक्ट्स हैं ऑफ अर्थक्वेक्स। अब हम पढ़ लेते हैं अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी के बारे में। अर्थक्वेक एक नेचुरल हजार्ड है। अगर मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हाई ट्रेमर का, अगर ट्रेमर जो है वो बहुत ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड का होता है तो उससे लाइफ और प्रॉपर्टी को हैवी डैमेज होता है। लेकिन जो पार्ट ऑफ दी ग्लोब है, यानी कि सारा का सारा पार्ट ऑफ दी ग्लोब है, वहां पर मेजर शॉक्स एक्सपीरियंस नहीं होते। कहां पर होते हैं, कहां पर नहीं होते हैं, ये हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जो अर्थक्वेक जिनका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, यानी कि जो 8+ होते हैं, वो बहुत ही रेयर होते हैं। और जो टाइनी अर्थक्वेक्स होते हैं, जैसे कि जिनका बहुत छोटे होते हैं, जिनका रिक्टर स्केल पे अराउंड 1 या 2 मैग्नीट्यूड होता है, वो हर मिनट होते रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जो है इसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि ये एक अनदर टॉपिक है इसी चैप्टर का, इसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे।